अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पंजाब असेंबली, पंजाब में जो मामला चल रहे थे पंजाब असेंबली की तहलील को लेकर, वो अब हम देख रहे हैं कि फाइनली एक मामला जो है वो सेटल हो गया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने जो समरी है डिसॉल्व करने की पंजाब असेंबली को, उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में वो जो एक टाइम लिमिट जब खत्म होती है, एक्सपायर होता है, तो ऑटोमेटिकली असेंबली तहलील हो जाती है, जो कि कल रात को पंजाब असेंबली खुद से ही खुद तहलील हो गई। साइन नहीं किया गवर्नर साहब ने उस समरी पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन उसके बाद एक लेटर जरूर इशू कर दिया, जिसके अंदर ये कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो दोनों अपने अपने नाम तजवीज़ करें। निगरान जो सेटअप है उसके लिए जो भी कोई निगरान सेटअप के अंदर लोग होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे उनके लिए, और फिर ताकि इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जाए और जो इलेक्शन की तैयारी है उसको भी देखा जाए। एट द सेम टाइम जहां पर पंजाब असेंबली की तहलील हुई, उसको लेकर बहुत कयास सराइयां हो रही थी कि क्या जो पंजाब में ऑपोजिशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिलखुसूस, क्या इसको किसी लीगल फ्रंट पर चैलेंज करेंगे, ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो वो हमने देखा है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इलेक्शन मोड में ही जाती हुई दिखाई देती है। बहुत अहम इजलास हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब की जेर क़यादत, जिसमें नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हिदायत दी गई हैं कि इलेक्शन की भरपूर तरीके से तैयारी की जाए और हर तरीके से जो है वो एफर्ट जो है वो की जाए इलेक्शन को जीतने के लिए। लेकिन ये भी साथ में बड़ा फैसला हुआ है कि जो जनरल इलेक्शन है उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कम से कम ये कहा है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि ओवरऑल, क्योंकि एक यूनिटी गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी जमातें हैं बाकी, उनकी इस पर क्या राय होगी, क्या वो भी इसी फैसले के साथ आगे चलने को तैयार होंगे, नहीं होंगे, इस इशू को हैंडल करने के लिए क्या किसी किस्म का जो मुश्किल है किसी किस्म की उसका सामना करना पड़ सकता है। जहां पे सवालात की हम बात करें, एक सवाल ये भी है कि पंजाब में अगर निगरान सेटअप के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता, निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर उसका जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार है वो क्या होगा, क्या ये मामला उससे कॉम्प्लिकेट होगा कि नहीं होगा। जरदारी साहब की भी जैसे मैंने अभी बात की कि क्योंकि इलेक्शन मोड में जा रही हैं पार्टीज, तो पंजाब की हद तक जरदारी साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को मुतहरिक करना शुरू कर दिया और इंतखाबात की तैयारियों की हम देख रहे हैं कि हिदायत जो है वो इशू की जा रही हैं। अच्छा, जहां पर हम बात करते हैं, एक हमने देखा कि कामयाब जो एक हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो हम कह सकते हैं कि उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी और पंजाब असेंबली जो है वो तहलील हो गई। उसके बाद जो अगला लाहे अमल था केपी की असेंबली, और साथ ही साथ ये भी कि ये कयास सराइयां हो रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है, और इस जो तजवीज़ है उसका दारो मदार इस बात पर था कि MQM क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि ये कयास सराइयां भी सामने आ रही थी कि MQM शायद मरकज से अलहदगी इख्तियार कर लेगी। आज जो बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं उनको लेकर जो एक कोई मामला है, MQM का एक मुतालबा था, वो पूरा ना होने की सूरत में, लेकिन MQM ने बहुत वजाहत से ये बात कही है कि हमारा जो भी मामला या इशू है वो ECP के साथ है, किसी भी हुकूमती जमात से हमारा कोई भी मामला नहीं है और हम विफाक के साथ खड़े हैं। तो इस सूरत में अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये ख्वाहिश थी कि सेंटर पर भी वो किसी किस्म का अटैक लॉन्च कर सकते हैं, वो चकनाचूर हो गई है कि नहीं हुई, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है कल, उसमें कुछ बातें कही हैं जहां पर बहुत सारी बातों से अब हम देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ कर रहे हैं। कल पहले उस इंटरव्यू से पहले गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट से तो लड़ाई करना पागलपन है, कौन लड़ता है एस्टैब्लिशमेंट से, तो कोई नहीं लड़ना चाहिए। एक्सटेंशन की बात के ऊपर भी उन्होंने कहा है कल इंटरव्यू में कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं देना चाहता था, मुझे कायल किया गया था। अच्छा, कायल करने की जो उन्होंने रीजन बताई है वो मुझे कम से कम समझ नहीं आई। मैं आज के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करूंगी कि क्या ऐसा हुआ कि वो कायल हो गए। इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, तारुफ करवा का आगाज करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। हमारे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल समद याकूब साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। मैं समद साहब थोड़ा सा आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, इलेक्शन पंजाब असेंबली तहलील का मामला अभी तक तो जो आप लोग चाह रहे थे वो हम देख रहे हैं कि वो हो गया है, KPK में उसको तहलील करने में क्यों जो है वो डिले आया? क्योंकि कुछ लोगों की एक ओपिनियन इस वक्त यहाँ पर ये है कि आप समझ रहे थे कि पंजाब तहलील होगा तो मरकज पर प्रेशर पड़ेगा और जो जनरल इलेक्शंस का आपका मुतालबा है शायद बात वहाँ जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये पार्टीज उस प्रेशर में नहीं आ रही है, तो इसलिए आप डिले कर रहे हैं। देखिए, KPK का तो मामला बिल्कुल सिंपल सा है। आई मीन वहाँ पे तो हम मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। वहाँ पे तो अगर री इलेक्शन में भी चले जाते हैं, री इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो उसमें सिंपल सी बात है कि हम वही 2/3 मेजोरिटी से हम आएंगे वहाँ पे। तो मसला वहाँ का नहीं है। मसला ये अभी 3 दिन जो गवर्नर साहब ने समरी भेजी और जिस पे जो कंसेंसस अगर हो सका, जो कि लेस लाइकली है कि यहाँ पे हमजा शहबाज के साथ जो है वो परवेज़ इलाही का इत्तेफाक हो जाए कि आने वाले वक्त में जितनी एक उनकी टेम्परेचर हाई रहा है वहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला जो है वो मैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाता देख रहा हूँ। तो बहरहाल वहाँ पे तो कोई सवालिया निशान बनता नहीं, यानी कि कंसर्न्स वहाँ पे है नहीं।
वहाँ पे तो ये शायद अगले 2 दिनों में या 3 दिनों में आपको ये खबर मिल जाएगी कि वो इसीलिए तनकीद हो रही थी वैसे कि वहाँ पर अगर कंसर्न नहीं है तो उसको तो पहले डिसॉल्व कर देना चाहिए उसको डिसॉल्व करना, क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में है, वहाँ पे ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। असल जो इस वक्त नून लीग भी तशवीश और वो भी अपने पार्टी के अंदर इस बात के आई मीन के देवर शॉक्ड के किस तरीके से इन्होंने एतमाद का वोट लिया, कि जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अभी तो वो इस शॉक से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि वो ये सिनेरियो देख ही नहीं रहे थे। ये उनकी मिस कैलकुलेशन थी, ये शायद उनके लिए एक मिस एडवेंचर हो गया। और उसमें क्योंकि नून लीग के अंदर मेरे ख्याल में उनको अपनी जो क़यादत का फुकदान इस वक्त है, या क़यादत मौजूद नहीं है। और हत्ता कि पंजाब की हद तक भी जो क़यादत है कि चले मियाँ साहब के बारे में तो कहा जा सकता है कि वो अपने इलाज की खातिर गए हुए हैं, या मरियम के बारे में कहा जा सकता है उनकी सर्जरी थी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जिम्मेवारी जो आती है, जो पंजाब हमेशा जो है वो शहबाज शरीफ के पास था, या फिर अभी हमजा शहबाज जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन है, उनका भी इस वक्त इस क्राइसिस में ना होना, ये तो मेरे ख्याल में उनको तो एनालाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा केपीके पे मैं आपसे, केपीके असेंबली के बारे में ये बात आपके अपने तर्जुमान जो है केपीके गवर्नमेंट के, वो रिकॉर्ड पर आकर उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ वज़रा में इख्तिलाफ है, वो नहीं चाहते कि तहलील हो असेंबली की, और वो ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब तहलील होता है फिर हम इसके ऊपर गौर करेंगे। तो इसका तो मतलब है कि एतमाद का फुकदान तो खान साहब का जो एक बेसिक आइडिया उसके ऊपर था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। देखें, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि केपी के वज़ीर आला को अगर कहा जाए, खान साहब कहेंगे, और वो शायद 1 मिनट भी ना लगाएं असेंबली। और वज़रा का बैरिस्टर सैफ ने रिकॉर्ड पे कहा, देखें वज़रा 2 ओपिनियन हो सकती हैं, कोई किसी पंजाब के हवाले से भी ओपिनियंस थी। इवन हमारी नेशनल असम्बली के हवाले से भी हमारी जो क़यादत थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये ख्याल था कि हमें असम्बली में वापस जाना चाहिए। और यही डेमोक्रेसी है, किसी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय हो जाता है किसी बात के ऊपर, लेकिन मेजॉरिटी का ये ख्याल था कि नेशनल असम्बली में भी नहीं जाना चाहिए। अब इसी तरीके से पंजाब में भी ये बात, ये बिल्कुल हमारी पार्टी में भी 2 आरा ज़रूर थी कि इसको अभी डिसॉल्व ना किया जाए। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। अगेन उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बाकी रह जाती है जिस पे हम केपी के ऊपर बात करें। केपी में नहीं है। चले, पंजाब में वैसे कैसे हुआ ये जो कुछ हुआ, वो खान साहब ने वैसे कल अपने एक इंटरव्यू में बता दिया है। मेरी अकल तो दंग है सुनकर जो खान साहब ने बताया। मैं आपसे सवाल करूंगी, पहले सिद्दीक साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, परवेज इलाही साहब कहते हैं कि हमने इनको ऐसा सरप्राइज दिया है पंजाब में जो इनको अभी तक भी समझ नहीं आया और हजम नहीं हो रहा। इनसे ये बहुत सारी बातें कर रहे थे कि आसराइयां कर रहे थे, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, काफ लीग और पीटीआई का आपस में इख्तिलाफ हो गया। वो कहते हैं सब कुछ धरा का धरा रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यशमीन जमाल बेटा। बात यह है कि जब किसी के ख्वाहिशात और तवक्कुआत के मुताबिक कोई चीज़ हो जाती है तो फिर वो बड़ी दून की लेता है, बड़े बड़े दावे करता है और तकब्बुर में आ जाता है। यही परवेज़ इलाही साहब हैं, इनका क्या हाल था। और इनकी दोहरी शख्सियत देखें। कभी ये नैपियाँ तब्दील करने की बात करते थे, कभी ये कायद-ए-आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर कहते हैं, कभी ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, कभी अपना इमरान खान साहब के पसंदीदा हैं। तो ये सारी बातें जो है चलती हैं। इनके अपने लोग इनके मुखालिफ हो चुके थे। उन्होंने मीडिया पे स्क्रीन पे आके बयानात दिए थे जिसकी बुनियाद पे हमने कहा। फिर हुआ ये कि एक अदालत ने इनका साथ दिया, यानी 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, वो 20 दिन से भी ऊपर उनको कहा चले जी, फिर 1 दिन और भी दे दिया। 22-23 दिन में उन्होंने जो भी तरीका किया अपने नाराज लोगों को मना लिया। हम दोनों सूरतों के लिए तैयार थे, तैयार हैं। तो इसमें इन्होंने जिस तरह से पांव पकड़े, मिन्नतें की, तरले किए या कुछ लेन देन किया, मैं इसमें नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने लोगों को राजी कर लिया और एतमाद का वोट लेके जो मुश्किल साहब, ये जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, 20 दिन 15 दिन जो उनको मिले, ठीक है वो आपकी एक राय है, बट आखिरी दिन भी जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन भी आपकी जमात के लोग टेलीविजन पर आकर ये कहते रहे कि 5 लोग, बल्कि नाम लेते रहे 5 लोगों के, कि ये 5 लोग तो किसी सूरत ईवान में नहीं जाने वाले। बहुत ही कोई कॉन्फिडेंस था पीएमएलएन को कि ये लोग तो आज हिस्सा बनेंगे ही नहीं। लेकिन हमने फिर भी देखा कि वो लोग भी मौजूद हुए। एक एमपीए जो है वो अभी भी कह रही है कि वो नहीं थी वहां पर, लेकिन वो लोग बाकी के 4 जो हैं वो मौजूद भी हुए, जो वोट है वो भी पास हो गया। उसमें यकीन ये हो सकता है कि बंदे इन्होंने खुद ही छुपाए हों और इन्होंने खुद ही कहा था कि जी हमारे कुछ लोग बाहर गए हुए हैं,
खुद कहा इन्होंने, तो अदालत में भी कहा जी वो कैसे एक दिन में वापस आ सकते हैं। उस दिन अदालत ने फिर कहा कि बहरहाल आपको तो 24 घंटे तैयार रहना चाहिए एतमाद का वोट लेने के लिए। तो फिर वो इन्होंने झांसा दिया, यानी धोखा दिया, या ये डिसेप्शन कह लें कि इन्होंने जनाब अली ये चक्कर चलाया। बहरहाल अब वो टूट गई है, अब आगे बढ़ें, इलेक्शन की बात करें। दूसरी बात, अब्दुल समद अपना याकूब साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बड़े माकूल आदमी हैं, अच्छी बात करते हैं, सिवाय इसके कि ये पीटीआई बाकी हर तरह से माकूल आदमी। ठीक है, बाकी ये ठीक क्या है। पीटीआई के जो है अपना केपीके में ये 2/3 अक्सरियत ले लेंगे, ये मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ। आप पीटीआई के लिए केपीके में वो पजीराई नहीं है। मैं केपीके का रहने वाला हूँ, आता जाता रहता हूँ। कोहाट, पिशावर, मर्दान, चाकपता, ये इलाके मेरे यहाँ आना जाना लगा रहता है। इनकी 15-10 साल की कारकर्दगी बहुत ही पुअर है। अभी देख लेंगे ये इंतखाबात। तो बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो, चले ये तो आपकी एक राय, एक ओपिनियन है, उनकी अपनी राय है। साबिर बलोच साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है बलोच साहब? जी 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 बिल्कुल सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम बात करेंगे जो इस वक्त मामला हुआ है पंजाब असेंबली की तहलील का बिलखुसूस, और मैंने यही सवाल सिद्दीकुल फारूक साहब से भी किया था। पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी को भी नाम ले लेकर ये कह रही है कि बहुत अपने आप को जोड़ तोड़ का एक्सपर्ट समझते हैं, जरदारी साहब सब कुछ धरा रह गया। परवेज इलाही साहब कहते हैं कि ये तो समझ ही नहीं आई इनको कि किस तरीके से हम सारा मामला निकाल के अपने हक में ले गए। नहीं, देखें, इमरान खान साहब जरदारी साहब के मुतालिक ये कहते हैं कि जोड़ तोड़ की तो बात ही नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स में जोड़ तोड़ से ज्यादा क्रेडिबिलिटी की जरूरत होती है, एक पर शख्स पर एतमाद की जरूरत होती है, और इस बात का सबसे बड़ा एतमाद होना चाहिए कि भाई ये शख्स जो वादे करता है, जो बातें करता है, वो अपने वादे और अपने बातों पे वो खड़ा हो जाता है। अल्लाह की मेहरबानी से जरदारी साहब की सबसे बड़ी लोगों का एतमाद लोगों का ये है कि वो जब कोई बात करते हैं तो फिर अपनी बात पे खड़े भी हो जाते हैं और सोच समझ के बात करते हैं। देखिए, ये मैं आपको अर्ज कर लूं कि पार्लिमानी पार्टी पॉलिटिक्स में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसमें ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये आना एक मामूल की बात होती है। और अभी जो मामले हुए यहाँ पे उसमें लेकिन यह है कि उस चीज को देखा जाता है, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, कि भी कि पार्लियामान को किसी किस्म का उस पर कोई चीज ऐसी ना हो कि उसको नुकसान पहुंचे या लोगों का एतमाद खुदा न खास्ता उस पर जो है वो खत्म हो जाए। अब मसला ये है कि इन लोगों ने जो किया तो वो चलो किया, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द गेम, इट वॉज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, तो किसी ने नहीं रोका उसको। अब बात यह है कि देखें, और दूसरी बात यह है कि वो कोई 40-50 वोटों से तो जीते नहीं है, एक आध वोट से जीते हैं। अब एक वोट से जीतना तो इसका मतलब है कि मुकाबले के लोग हैं। सर जीत तो जीत होती है ना बलोच साहब, जीत तो जीत नहीं होती, एक वोट से हो या नहीं, मेरा मतलब कहने का वो तो मैं मानता हूँ आपको, जीत तो जीत है। हाँ। लेकिन बात ये है कि ये नहीं है कि अगर फर्ज कर लो पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नवाज ने जो कहा था कि जी के यानी कि हम तैयार हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर एक आध वोट के होने से जीतने से उनकी भी तैयारी तो अपनी जगह पर तो थी ना। अच्छा, दूसरी तरफ से इनकी भी अपनी जगह पर तैयारी थी, तो ये अब इस बात पर इतना ज्यादा जो है ना चहकना मुनासिब नहीं है। अगर आप 25-30 वोट से जीतते तो कह सकते थे कि भाई हमने जो किया वी आर प्राउड ऑफ इट और फलाना। बहरहाल अब मसला ये है कि ये इनकी जो जिस तरह आपने फरमाया, अब ये जो हमारी जो है क़यादत पे, हमारी लीडरशिप पे ये जो गैर जरूरी बात करते हैं कि जनाब के यानी किसी को ब्राइब किया गया या किसी को फलाना किया गया, तो ये आप खुद बताएं मुझे, कहाँ ये कोई मुमकिन बात है कि ब्राइब हम करें और जीते आप? बिल्कुल अच्छा बलोच साहब, आई टेकन योर पॉइंट, हमारे साथ रहेगा। मैं आपकी जानिब फिर आती हूँ, एक मरतबा जरा समझ साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। आपने अभी बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी, जब से ये तहलील का मसला हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मसला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इन जमातों की तरफ से कोई भी तनकीद की गई होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है,
गैर आईनी था, गैर कानूनी था। अभी भी बलोच साहब ने कहा है कि जी ये सारा कुछ तो जमहूरियत में होता रहता है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इनकी तरफ से लाया गया इमरान खान, तो आज तक भी हम ये बात सुन रहे हैं कि जी एक बैरूनी साजिश थी और ये गैर आईनी था, गैर कानूनी था, हमें घसीट के निकाला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मतलब आप करे तो ठीक है, कोई और करे तो वो साजिश हो जाती है। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रोविंस की जो सियासत होती है ना, उस पर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर सकते। सूबे की सियासत हो रही है। खान साहब नहीं, चले इसका भी मैं जवाब नहीं, मैंने सवाल सही फ्रेज नहीं किया। खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात करते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, न्यूट्रल नहीं थी। नहीं, लेकिन अब तो आप जीत गए ना सर। आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हुए, तो क्या अब ये जमातें कहें कि इस्टेब्लिशमेंट आपके फेवर में न्यूट्रल नहीं है? बावजूद इसके कि हम कामयाब हो गए, मगर उन्होंने इस बात को इसे मुबर्रा नहीं रखा कि इस बार भी उन्हें ऑफर नहीं की गई या लोगों को नहीं रोका गया। उन्होंने जोड़ तोड़ की। देखें, अभी साबिर साहब कह रहे थे और मैं बात बिल्कुल मानता हूं कि जब ये आईनी प्रोसेस तो ज़रूर है, लेकिन जब भी ये लगता है मंडियां भी लगती हैं, छांगा मांगा वाली सियासत भी होती है। ये उससे पहले अगर आप हमारी अदम एतमाद पे चले जाएँ तो तब भी सिंध हाउस को देख लें, या तब भी जो हमारे MNAs थे उनको ऑफर्स की गई। मैं खुद उसका विटनेस हूँ कि किस तरीके से उनको ऑफर्स की जाती थी। और सदीकुल फारूक साहब की बात ठीक है कि किस तरह नाराज लोगों को मनाया जाता है। अब हमारी सियासत में जब मनाया फिर इस दफा आप लोगों ने, बिल्कुल मनाया, वैसे ही मनाया, बिल्कुल पैसे देके मनाया। जरूरी नहीं कि पैसे देके देखें, जब अच्छा, ये जरूरी नहीं होता। आप ये देखें कि PTI के वो लोग जो छोड़ के हमें गए, क्या उन्हें टिकट का वादा नहीं किया गया? नून लीग की टिकट का वादा, क्या ये तो जबान जदे आम है, ये तो हमारे नून लीग के दोस्त भी वैसे किसी को टिकट का कहना कि हम आपको टिकट देंगे, इसमें क्या? अगेन, जरूरी नहीं है कि आपने किसी को मनाना है तो उसको आपने पैसा ही देना है। हर कोई पैसे पे नहीं बिकता। जोड़ तोड़ जो सियासत में होती है उसमें, क्योंकि अब आपने बात कर दी है सिंध हाउस वाली जो बात है, ये थोड़ा सा आज समझा के चले ही जाएं कि कोई भी जमात किसी भी ऐसे रुकन पार्लियामेंट को पैसे क्यों देगी जो पता है कि अल्टीमेटली उसके हक में वोट ही नहीं कर सकता। आप गए 25 लोग थे वहां पे, 125 लोग थे, उनमें से किसी ने वोट दिया। अच्छा, हमारे कुछ लोगों को कराची ले जाया गया, चार्टर्ड प्लेन पे ले गया। 11 लोग थे जिनको दिखाया गया MQM को कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो ये 11 लोग, 11 MNAs हमें वोट करने को तैयार हैं। जिस पे MQM जो थी वो एंड पे जाके कन्विंस हुई कि ठीक है जी, अगर ले दे जो हमें ऑफर मिल रही है जो भी वजारतों की या फलां जो हो रहा है तो हम चले जाते हैं। वो तो हमें छोड़ गए। डिफेंस में तैयार MQM तो अभी भी अगर वो कह रही है, MQM हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है या इवन नून लीग का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है MQM के साथ, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लास्ट डे तक जो है ना, अगर ये एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है तो वो लोग एतमाद का वोट देने के लिए आ जाएंगे। खान साहब जो भी कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप लोगों ने एक चीज आईनी तरीके से की, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा ये बात करती हूँ कि सियासत के अंदर कुछ बेसिक इक़दार होती है, उनको जिंदा रखना चाहिए। हम उनको भी भूलते चले जा रहे हैं। अभी बलोच साहब ने बहुत तनकीद किया आपकी जमात के ऊपर, PTI पे, लेकिन उन्होंने पहली बात ये कही कि ये जमहूरियत में होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एतमाद, अदम एतमाद। आप लोग ये नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते। अगेन, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए हुई थी कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो उन्होंने बयान कर दिया। मैं उसको रिपीट नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, मान रहे हैं आप? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जब तक कोई चीज प्रूवन नहीं होती ना, तब तक वो एक थ्योरी होती है। तो फिर तब तक वो फैक्ट तो नहीं होता ना। फैक्ट देखिए, जब आपने प्रूव भी नहीं किया उसको, जब आपने प्रूव भी नहीं किया, इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुआ, जब आप एक लेटर का कह रहे हैं जिसको आपने डिमार्च भी किया वहां पे, बट डिमार्च करने के बाद आप खुद कह रहे हैं कि जी मदाखलत है या साजिश है, या साजिश नहीं है मदाखलत है, आप इंटरफेरेंस मान रहे हैं। इंटरफेरेंस इटसेल्फ एक कॉन्स्पिरेसी होती है। तो जब आप मान रहे हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ हमारी डायनेमिक्स ऐसी हैं कि हमारे यहाँ इंटरफेरेंस होती है, वेदर आपके ऊपर IMF के थ्रू प्रेशराइज करके भी सैंक्शंस वो हो जाए, वो भी आप इंटरफेरेंस कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये तो हमारी तरफ से इल्ज़ाम है ना, कि हमने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, मगर उसको किसी लेवल के ऊपर प्रूव नहीं किया गया। आप ही मेरे प्रोग्राम में क्रेडिट देके चले जाएं कि आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे आप पे। नहीं, लगा नहीं सकते ना। लगा कैसे नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। वो सारी जमातें ये मान रही हैं कि आईनी तरीका। मैं सिद्दीक साहब से, अच्छा, इसमें मैं आखिरी बात करता हूं। इसमें मसला ये था, वो लोग जो हमें छोड़ के गए थे, जिनकी सियासत दफन हो चुकी है, जो भी छोड़ के गया, जो हमारे साथी थे, या टिकट ना तो नून लीग से टिकट, उधर से भी उनको धोखा हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल क्लियर आके कह दिया कि ये हमसे टिकट की उम्मीद ना रखें, और वो दर बदर फिर रहे हैं। वो नई पार्टी बनने की बात हो रही है। बात तो इंटरेस्ट की हुई ना सर, बात तो उन लोगों की इंटरेस्ट की भी हुई, आपकी भी किसी आइडियोलॉजी की बात तो यहाँ नहीं हो रही ना। इस बार वो मेंबर्स जो हमारे साथ ना आते, उन्हें पता था कि उनकी सियासत का जनाजा निकलेगा। चलिए, मैं सिद्दीक साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सिद्दीक साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, वो कह दीजिए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ एक। मैं पहले तो इनके भी बात का जवाब दे दूं। जी 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 प्लीज। कंस्पिरेसी थ्योरी का
और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का। इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि जी अमेरिका ने तो साजिश नहीं की, और फिर वहाँ लॉबिंग फर्म बना दी, और फिर यहाँ उनके सफ़ीर से इनके तर्जुमान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी साहब 1 महीने में 2 दफ़ा मिले, 1-1 घंटे के लिए। फिर इसी तरह से इन्होंने अमेरिकी सफ़ीर का KPK में रेड कारपेट वेलकम किया, गाड़ियाँ उनसे वसूल। फिर इमरान खान ने ये कह दिया कि चलें ठीक है, मान लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी साजिश नहीं की, लेकिन मेरे खिलाफ अदम एतमाद को रोक तो सकते थे ना। उनकी साजिश का मतलब ये है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद जो आई है उसे इन्होंने रोका क्यों नहीं। इमरान खान कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से तो खुद पीछे हट गए। अब उनके जो आगे हमारे दोस्त हैं, ये उस बात को क्यों आगे लेके चलते हैं? या इनका लीडर जो है वो सच बोलता है, या फिर ये सच बोलते हैं। इन दोनों में से कोई एक झूठ तो बोलता है। दूसरी बात यह है कि अब्दुल समद साहब ने मेरा मसला आसान कर दिया है। हाँ। इन्होंने फरमाया जरूर कि हर कोई बिकता है। हमने कब कहा है कि आपके सारे बंदे जो हैं वो बिके हैं? हमने तो यही कहा, आपने 4 बंदों को पैसे दिए हैं, इसलिए ये मुमकिनात जो हैं ये मौजूद हैं अपनी जगह। हाँ। हम सब पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। मुझे तो अगर 10 अरब रुपए दे के कहें कि अब्दुल समद याकूब ने पैसे लिए, मैं कहूँगा कि 10 अरब रुपए तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन अब्दुल समद याकूब ने आपसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि 10 अरब रुपए तो मैंने फिर लेने हैं ना। सर अच्छा चले, ये सारी बातें जो इनकी गुफ्तगू के जवाब में हुई अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर आप लोगों से बनता नहीं है कि जितना आप लोगों ने इस मसले को आसमान तक उठाया कि नहीं जी ये नहीं होने देंगे, तहलील नहीं होने देंगे, ये तरीका कार ठीक नहीं है, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त इस तरह की किसी भी अमल का, जब ये अमल हमने देखा कि फाइनली हो गया, इस क्लेम के साथ भी कि 5 लोग इनके मौजूद ही नहीं थे, आप लोग ना किसी लीगल उसके ऊपर गए, फ्रंट के ऊपर गए, आप लोगों ने उनको अदम एतमाद के वोट के लिए भी पहले मूव नहीं किया, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है। बहुत सारी ऑप्शंस और थी, ऐसा लगा कि आप लोगों ने किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस उनको ना दी है, ना देना मुनासिब समझी। मेरा ये ख्याल है कि जो बात कर रहे हैं या करते रहे हैं वो बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मुल्क इस सूरत हाल का इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जब ये देखा, इमरान खान साहब ने तो टोक कह दिया ना कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत कर रही है ये पंजाब असम्बली के मामलात में। जी उन्होंने कहा कॉल्स जा रही हैं मेरे लोगों को। जी हाँ, वो सामने आ गया कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की। तो अब फिर हमने कहा कि अब एक चीज़ जो इस वक्त उनके हाथ में नज़र आती है, उन्होंने अपने बंदे तोड़ लिए हैं, वापस ले लिए हैं, जिस तरह भी लिए हैं, तो अब इस प्रोसेस को होने दें। मेरी पार्टी के वो टीम जिन्होंने इसमें वो नहीं गए अदालत में, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी पार्टी में मुशावरत करके नजरसानी कर ली कि यार इलेक्शन होने दो, बस ठीक है जाने। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर वो इसलिए गौर जो है वो कर लिया गया। साबिर बलोच साहब, सर ये मैंने परवेज राई साहब की एक बात पे पहले भी आपसे कमेंट लिया, वो उन्होंने आज एक जगह पे गुफ्तगू किया, कुछ बहुत सारी चीजें वो कह गए, उसमें एक बात उन्होंने ये कही है कि पीडीएम के हाथ कुछ नहीं लगा इस सारे अमल के अंदर भी, आगे मुस्तकबिल में भी इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और वो कहते हैं कि इनके दरमियान ऐसी फूट पड़ेगी जो दुनिया अब इस वक्त दिखेगी। वो कहते हैं कि ये दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेगी पीडीएम। पहले वो अपनी और इमरान खान के दरमियान जो फूट होने वाली है उसको जरा संभाल लें, पीडीएम की बात तो बाद में आ जाएगी। नहीं तो कौन सी फूट है सर उनके दरमियान? देखे ना, ये कयास राइयां होती रहेंगे, परवेज इलाही साहब कभी ताउन नहीं करेंगे, उन्होंने तो तहलील कर दी असेंबली खान साहब के कहने। देखो बात यह है ना कि परवेज इलाही साहब के लिए कोई और रास्ता रह नहीं गया था ना। अब परवेज इलाही साहब को यानी उनको ख्याल था कि शायद पीडीएम की तरफ से कोई बात आ जाए, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती। बहरहाल ये आई गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ऐसे कोई वो मेरा मतलब कहने का बिल्कुल वो नहीं, खुदा न खास्ता कि उसके एक्शंस को रिडिक्यूल करना। लेकिन ये था कि परवेज इलाही साहब पहले तो थे, यानी रज़ानी साहब के साथ वादा वईद किया, फिर इनके साथ चले गए। मेरे ख्याल में वो अंडर इन्फ्लुएंस है अपने बेटे की, जो शायद सियासी यानी पॉलिटिकली अब तक इतना यानी वो वालिद नहीं लगते मुझे। बहरहाल मसला ये है कि इस वक्त जो है ना, अगर वो कहते हैं कि जी कि पीडीएम के हाथ कुछ नहीं लगा, तो भाई आपके हाथ भी तो कुछ नहीं लगा ना। आपकी गवर्नमेंट किधर गई? आपकी गवर्नमेंट तो चली गई। अब जो आप कह रहे हैं कि जी आप स्वीप करेंगे और आप 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, ये तो बात की बातें हैं। जब वक्त आएगा, जब तब मैदान में घोड़े उतरेंगे, तब उसके बाद पता चलेगा कि भाई जब रिजल्ट आएगा, इलेक्शन होंगे, तो तब की बात है ना। अब तो ना कहें, अब तो एक फॉर्म में
या इस खुशी में जो है ना कोई शख्स न झूमे कि मेरी 2/3 मेजॉरिटी आ रही है या मैं ये हूँगा। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में जब तक आखिरी वक्त तक यानी इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करेगा उस वक्त तक ये सब क्या आ रहा है यहाँ। लेकिन मेरा मतलब कहने का यह है कि देखें बात यह है कि यदि इमरान साहब को एक चीज देख लें कि वो कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ते कि वो कोई ना कोई सिचुएशन इस मुल्क में पैदा करना चाहते हैं। एक न एक बात वो कंटिन्यूसली करते जा रहे। उसकी सिर्फ एक बात है जिससे कोई भी यानी बेशऊर शख्स या जिसको जरा सी भी सेंस है वो इस चीज को देख रहा है कि उस वक्त को वजीर आजम बनने की इतनी जल्दी है, इस समझ आ रही कि मुझे भी आज का दिन जो भी ना गुजरे और आज ही की शाम को मुझे होश दिया जाए। बट दिस इज पॉलिटिक्स। आप एक प्रोसेस में से गुजरे हैं, आप एक प्रोसेस एक जनरल डेमोक्रेटिक तरीके से आपको निकाला गया है। आप अपने लोगों में जाएं, इलेक्शन की बात करें, विन करें लोगों के हार्ट्स को, वो नहीं कर रहे। वो एक जगह बैठे हुए हैं, अच्छा, और वो कभी पार्लियामेंट पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी इस असेंबली को तोड़वाते हैं, कभी उस असेंबली को तोड़वाते हैं। इसलिए कि उनको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है मुल्क के। अच्छा, दूसरे जो कंट्री वो कहते हैं आप लोगों से संभाली नहीं जा रही यूनिटी गवर्नमेंट से, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन। ये आप भी समझती हैं कि ये संभालने और न संभलने की बात ही नहीं है। बात ये है कि ये देखो, मैं आपको एक अर्ज कर लूं, हुकूमत पाकिस्तान जो है स्टेट के जो अफेयर होते हैं, स्टेट अफेयर में कभी भी कोई एक शख्स जो है ना वो अपने कुल नहीं होता। वो एक टीम होती है। फाइनेंस जो आपका मामला है उसकी पूरी एक टीम होती है, आपके पॉलिटिकल मामला की एक टीम होती है, आपके तमाम दूसरे जो फॉरेन पॉलिसी उसकी एक टीम होती है। आप इमरान खान साहब से इतनी कुछ आज की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे चल रही है जिस पर चलना चाहिए। बिलावल चेयरमैन साहब उस तरह की फॉरेन पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है कि जो एक ग्लोबल हार्मनी, अपने मुल्क के अंदर जो मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है उसका मसला है, अच्छा, सैलाब के मसाइल को उसने बड़े बड़े फोरम्स पे उठाया है पाकिस्तान की। आपके ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये इश्यूज है जिनकी वजह से इस वक्त ये मेरा मतलब कहने का ये था कि इमरान खान के जमाने में भी सब चीजें नहीं थी। इमरान खान के जमाने में दुनिया की सियासत पर ये सब चीजें जो है ना वो हाईलाइट नहीं हो रही थी, लेकिन आज ये सब इसलिए हाईलाइट हो रही है। आज ये सब चीजें दुनिया को पता चल रही है कि अब जो है ना वो एक सिस्टम के तहत चल रहा है। तो ये किस तरह वो कह सकता है कि जी सब कुछ मैं ठीक कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। बलोच साहब इजाजत दीजिएगा, आपने जो चीजें पॉइंट आउट की है मैं उस पर भी समझ साहब से कमेंट लेती हूँ कि क्यों ये बाकी जमातें के मुल्क इस वक्त अर्ली इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं ये सवाल बार बार यहाँ से करती हूँ कि 3-4 महीने की बात है, तो अगर इसको इतना ज्यादा जिस तरह एग्रेसिवली आपने परस्यू किया, आपने क्या गेन किया आपके ख्याल में इससे? देखिए, सियासत में टाइमिंग जो है ना उसका एक इम्पोर्टेंट इस वक्त आपको लगता है कि आपकी मकबूलियत की जो एक वेव है आप उसको राइट करना चाहते हैं? क्योंकि पीएमएलएन जो है अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर चुकी हुई है, उनको इस टाइम में कि अगले 3-4 माह में गेन कर सकती है। वो खुद ये चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों को भी ये खतरा है। हमें नहीं लगता कि वो गेन कर लेंगे, हमें नहीं लगता, क्योंकि जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना, ये जितना आगे जाएंगे, अभी तो उन्होंने आईएमएफ की शराइत लागू करनी है। जब ये आईएमएफ से इनकी अगली किस्त आनी है, तो जो अभी चल रहा है उसका अगर वो लागू हो गई तो ये तो आए दिन रोज अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूज करते जाएंगे। देखिए, अब आईएमएफ के ऊपर तो अगर डिबेट हमने यहाँ शुरू कर दी तो मसला बहुत लंबा हो जाएगा। आईएमएफ के साथ क्या कुछ आप लोगों ने एग्री किया? दो चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंज और सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस। अब जिस तरीके से री इमर्जेंस हो रही है, एक दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, जिस तरह से दहशतगर्दी सर उठा रही है, किसका फेलियर है? फेलियर तो एज अ स्टेट होगा ना। यहाँ पे ये कहूँ कि हमारी जो अप्रोच थी टुवर्ड्स इवन अफगान तालिबान और या जो लोकल्स है जिनके साथ हम जो पाकिस्तान में इंसर्जेंट्स हो जाते हैं उनको हम एंगेज कर रहे थे, हमारा तो सीज फायर भी हुआ उनके साथ। अब जाके अगर इन्होंने ये नहीं कर पाए उनको एंगेज, तो देखें डायलॉग में जाएंगे ना, आप एंगेज करेंगे, नहीं तो वो उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। वो वहां से या तो इनको अफगानिस्तान पेशावर में जो कुछ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सूबाई सब्जेक्ट है। टेररिज्म के ऊपर कंसोलिडेटेड पॉलिसी बनाना एक और चीज है, अमन और अमान को जनरली हैंडल करना एक और चीज है। काउंटर टेररिज्म सूबाई
सब्जेक्ट हो 10 सकता साल है, से आप लोगों की हुकूमत है। काउंटर टेररिज्म सूबाई सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो पॉलिसी आप बनाते हैं या जो आपकी अफगान पॉलिसी होगी वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं सर होगा। जो इस वक्त तनकीद है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो ये है कि तहरीके तालिबान का जो सारा मसला उसको जड़ से उखाड़ दिया गया था। 10 साल आप लोगों की हुकूमत रही, आप लोगों ने उनकी तरफ से आंखें बंद रखी, वो दोबारा मुतहरिक हो गए, वो रीग्रुप हो गए, अब वो फिर एक चैलेंज हमें पोस्ट कर रहे हैं। देखिए अगेन उनकी जो पॉलिसी टुवर्ड्स टीटीपी होगी या लोकल जो मुजाहिदीन होंगे या इंसर्जेंट्स होंगे, वो पॉलिसी एज स्टेट लेवल के ऊपर वो आए कहाँ से? अब वो सूबे में इतने उनकी जड़ें कैसे दोबारा वो पकड़ गए जब जिनको निकाल दिया गया था? वो तो बाकी बातें, आई एग्री विद दैट। वो चले जाते हैं बॉर्डरिंग कंट्री अफगानिस्तान, वो यहाँ से फ्ली कर जाते हैं, बाद में आके फिर अटैक करते हैं। और फिर सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के वजीर उनको भत्ते भी देते हैं फिर डर के उनसे। अब ये अब अगर इस बात पे या इस निटी-ग्रिटी पे चले जाएंगे, कोई अपने आप को सिक्योर रखने के लिए अगर कोई तावान दे रहा है अपने आप को, वो कभी भी हम उसको कानूनी नहीं कह सकते। लेकिन फेलियर नहीं है, फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का। फेलियर तो मैं कह रहा हूं कि है, जब से ये लोग आए हैं इनका फेलियर है। इनके देखें, जब क्या अगर 52% ये बढ़ी है, ये दहशतगर्दी बढ़ी है, तो ये एक थिंक टैंक की स्टडी है कि इतने ज्यादा जो लोग फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो जाके तो क्या ये लोग जहाज में भर के ले आए, लाके उतार दिए केपीके में? मुझे तो अगेन आपसे कह रहा हूं कि सिंपल सी बात है कि आपका फेलियर कहां पे आता है? जब आप उनको एंगेज नहीं कर रहे। इवन आप तो अफगानिस्तान, आपका तो स्टेक वहां पे भी खत्म हो गया अफगानिस्तान के अंदर। आप तो तालिबान को भी एंगेज नहीं कर पाए ना। तालिबान ने, सब मुल्कों से तालिबान ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। आप बताएंगे आपके साथ कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट? उन्होंने तो आपका पोर्ट यूज करना छोड़ दिया है, वो तो आप इस हद तक भी डिपेंडेंट नहीं है। अब जाके उनसे वो जो नई स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, थोड़ी सी अग्रेशन में जा रहे हैं, या थोड़ा सा मजीद आपको लगता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे, तो चलो कोई डॉलर शॉलर जो भी इनको मिलना शुरू हो गया कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन दैट्स अ वेरी इनसेंसिटिव थिंग टू से, दहशतगर्दी करा के अपने मुल्क में कोई भी इस तरह से। मेरा तो ये सब्जेक्ट है। नहीं, आपका बिल्कुल सब्जेक्ट है। मैं भी जो कोशिश करती हूँ इस इशू को ज्यादा देखा जाए, पढ़ा जाए, ये मेरा ख्याल है इट्स वेरी इनसेंसिटिव। मैं इस पे आती हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, वो कहते हैं 52% इजाफा हो गया इन सारे मामलात के अंदर, चीजों के अंदर। आप लोगों की हुकूमत में एग्रीवेट हो गई, दहशतगर्दी वापस आ गई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि गंदम की स्मगलिंग अब सामने आ गई ना, केपीके से और बलूचिस्तान से हुई अफगानिस्तान को, और गंदम के रेट जो है वो कहाँ 5,000 रुपए मन तक जा पहुंचे। अब खुदा का शुक्र है को 1,800 रुपए मन कम हुए हैं, वापस आए हैं। लेकिन ये किस हुकूमत, वहाँ किसकी हुकूमतें हैं? केपीके में कौन है? बलूचिस्तान नंबर 1 के अंडर नहीं आते बॉर्डर्स। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात में मुदाखलत ना करें। दूसरी बात यह है, IMF के साथ ये बात कह रहे हैं। शौकत तरीन साहब का 10 दिन पहले जो सेमिनार से खिताब है, वो शौकत तरीन का बयान आप अगर क्लिप चला देती हैं, उन्होंने कहा है कि IMF के साथ नहायत सख्त शराइत के साथ हमें ये जो है साइन करना पड़ा एग्रीमेंट। तो ये साइन आपने किया है ना, हमने तो नहीं किया। ये दूसरी बात है जो हमें पूरा करना पड़ा है। हम पर दुनिया की बिरादरी ने एतमाद किया, जेनेवा इमदाद दी, हम पर एतमाद कर रहा है, सऊदी अरब भी कर रहा है, UAE भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, अब सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने ताल्लुकात तोड़े वो हमने बहाल कर लिए। इसके साथ आप इमरान खान साहब की बहुत तारीफ करते हैं। इमरान खान साहब सबसे पहले बड़े कहते हैं जी कुछ भी है वो ईमानदार है। भाई 95 में शौकत खानम के 2 अरब रुपए के चंदे का और ज़कात का हिसाब देने का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया 95 में। आज 28 साल हो गए हैं, उन्होंने जनाब उसका हिसाब नहीं दिया। ये तो उनकी डिसऑनेस्टी 95 में है। उसके बाद आप आ जाएं 250 अरब रुपए आरिफ नकवी के, वो कहाँ गए? इमरान खान साहब से पूछें। फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी छपी। फिर जनाब अली 50 अरब रुपए आए बरतानिया से काला धन, वो कहाँ किया है इमरान खान ने? पूछे वो काबीना से बंद लिफाफे में किसने मंजूरी दी और वो क्यों दी, और वो करप्शन नहीं है, और वो किसने की? 40 अरब रुपए कोरोना फंड, और वो जो अपना ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है वो किसने छुपाई? इमरान खान साहब, मैं ये सवाल अक्सर हुकूमती अरकान से अपने प्रोग्राम में पूछा करती हूँ, क्योंकि अब आप भी वो पूरी चार्जशीट बता रहे हैं जो आपके ख्याल में इन खिलाफ बनती है। कोई अमल हमने होता हुआ, हमने कोई अकाउंटेबिलिटी होती हुई क्यों नहीं देखी सर, अगर इतनी ही लंबी चार्जशीट है जितनी अभी आपने बताई है? वो बहुत जल्दी, अभी और भी हैं। ये गंदम चीनी, हम जब आए तो गंदम भी, जब हम गए गंदम भी वाफर सरप्लस, चीनी भी सरप्लस, इन्होंने एक्सपोर्ट की।
फिर सब इतनी तो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी थी। करें ना। अभी इस वक्त तो मरकज में आपकी हुकूमत अभी तक है, तो अकाउंटेबिलिटी करें। तो देखिए, हमारी हुकूमत इस ख्याल से कि बड़े ठोस केस बन जाएं, ये हो वो खामखा का लिहाज कर रहे हैं, और ये लिहाज करने वाली बात नहीं है। फिर जब इमरान खान साहब तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग में इकरारी मुजरिम हैं, उनकी अपना क्या नाम है, ऑफशोर कंपनियां हैं, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कानून अपना रास्ता ले। क्यों नहीं कर रहे? ये इमरान खान का कच्चा चट्टा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साबिर बलोच साहब, सर ये जो एमक्यूएम वाला मामला है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उस पर कमेंट कर दें आप, क्योंकि बड़ी तवक्कुआत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी। समझ साहब से पूछूंगी मैं कि शायद एमक्यूएम जो है वो कोई अलहदगी कर सकती है, नाराजगी कुछ बन रही है आप लोगों के साथ उनकी, तो ये तो बड़ा वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी में थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ आप लोगों के मामला जो है वो सेटल हो गए हैं, जो आज लोकल बॉडीज वाला मामला था। तो मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ उस पर आप कॉमेंट कीजिएगा प्लीज। साबिर बलोच साहब आप मौजूद हैं सर हमारे साथ? मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गया हमारी। समझ साहब ये तो आप लोगों को मायूसी हुई, बड़ी उम्मीदें सुनाए, बड़ी चकनाचूर हुई हैं। आप लोग तो कल बड़ी तैयारी करके बैठे कि इससे पहले मुझे महसूस हो रहा था सदीकुल फारूक साहब आप शायद ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो आपको उन्होंने याद दिलवाया कि आपकी गवर्नमेंट है, आप प्रोब करें, कोई आप नैब को एक्टिव करें या एफआईए नहीं, लेकिन को, वैसे जो मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हुकूमती जितने अरकान आते हैं उनका ये ख्याल है कि आप लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम ये नहीं चाहते कि इंतकामी कार्रवाई लगे, हम पहले सॉलिड केसेस बनेंगे तो फिर कुछ होगा, वरना नहीं होगा। देखिए अगेन पूरे 4.5 साल के इक़्तिदार में, हमारे इक़्तिदार में कोई मेगा स्कैम नहीं ला सके। उन्होंने अभी कोई 10 तो वो फेरिस गिनवा दी, मुझे इंटरप्ट करना पड़ा सिद्दीक साहब। तो 95 को उठा के बैठे, 97 में तो उन्होंने, खैर उसको छोड़ दें। अच्छा अब आया थे कोई मेगा स्कैंडल जो एक जिस आते हैं, जिस इनके दौरे हुकूमत के बारे में, छोटी मोटी करप्शन ठीक है। मैं अगर उस तरह से देखा जाए तो छोटी मोटी करप्शन तो खैर वो तो सिस्टम ही करप्ट है ना। हाँ। वो तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि नहीं हमारे दौर में नहीं होती थी, हमारे दौर में भी वो स्टेटिस्टिक्स आते थे कि जी करप्शन कम नहीं हुई, ठीक है, जो निचली सतह के ऊपर थी। या हाँ। मैं ये कहूँ कि जी हमने एकदम ब्यूरोक्रेसी को उखाड़ के, या हमने कोई कस्टम्स में वो ये कुछ नहीं हुआ। ये अब ठीक है, मेरा एक नैरेटिव जरूर होगा कि मेरा वजीर आजम जो है वो उसके बारे में ये परसेप्शन, एक आम तासुर है कि वो एक मिस्टर क्लीन है, ठीक है। क्यों मिस्टर क्लीन है? क्योंकि आज तक आप कुछ नहीं ला सके। आप उसके ऊपर तनकीद जरूर कर सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि जी ये एक सॉर्ट ऑफ एक कंसेंसस है कि मेरे सियासी मुखालिफिन भी इमरान खान की ज़ात के ऊपर करप्शन का कोई वो नहीं लगाते। आप उनसे उनकी कैबिनेट के लोगों को कह सकते हैं या उनकी फैमिली के लोगों को के ऊपर आप चीज़ें लेके आए हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट कोई इस तरह का, और ना ही वो कोई लेके निकला है जिससे कोई फैक्ट्रियां लगाई हों या कोई बिजनेस हो, या फिर अगर गोलियां लगी हैं तो वो इलाज के लिए लंदन बैठे हों। देखें वो तो नहीं गए, वो तो अभी यहीं पे ही है ना। आप था कि जी गिरफ्तार कर लेंगे, फलां कर लेंगे, और फिर एक रात वो भी अपने ही अस्पताल मेडिको लीगल रिपोर्ट पूरी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी, उन्होंने एफआईआर का पूरा प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हर शख्स का बुनियादी हक है सर, उनके बुनियादी हक से मैं उनको डिप्राइव नहीं करी, लेकिन एक लीगल मामला भी तो है ना जिसको उन्होंने कंप्लीटली ओवरलुक किया। जो जहां महसूस करता है कि उसको इलाज करवाना चाहिए, नहीं, लेकिन उन्होंने ब्लेटेंटली ओवरलुक किया। मेडिको लीगल रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। कैमरे पे जी सर, सॉरी, मैं सिद्दीक साहब आप क्या कह रहे हैं सर? को जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गोलियां तो नहीं लगी, लेकिन अपनी पट्टी से लिपटी हुई टांग रोज कैमरे पे दिखा रहे होते हैं। देखें एक मतलब ये एतराज़ बाद में आता है, लेकिन एक शख्स अगर अपनी हुकूमत के होते हुए एक एफआईआर ना कटा सके, ठीक है, तो इससे उसकी कमजोरी जाहिर होती है सर, और तो क्या जाहिर होता है। ये तो फिर उन कुव्वतों के ऊपर बात आती है कि कोई तो है जो चला रहा है निज़ाम हस्ती। नहीं, निज़ाम हस्ती देखिए, आप लोग अभी भी इदारों को वो करना नहीं छोड़े। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ बिफोर द प्रोग्राम एंड्स, क्या ये जो रेजोल्यूशन अभी ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला हुआ भी है, आपने खान साहब का इंटरव्यू सुना है कल जो उन्होंने दिया है हमारी एक साथी को? वो उसके अंदर तो वो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, ये जो बार बार बात है जी कि एतमाद बरकरार है खान साहब के ऊपर लोगों का। उन्होंने कहा जी मैंने अपने लोगों को कहा कि हम एक रेजोल्यूशन पास कराएंगे, उसके लिए आपने पंजाब असेंबली ईवान पहुंचना है सारों ने। जब सारे वहां जमा हो गए तो हमने कहा जी कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे। हमने अपने लोगों को बताया ही नहीं कि हम उनसे एतमाद के वोट के लिए उनको बुला। देखें सिंपल सी बात है, जो अगर कोई नहीं देना चाहता कोई जबरदस्ती तो नहीं, तो जबरदस्ती है ना सर, आपने ईवान में लाके उनको बंद कर दिया, आइन की तलवार उन पे लटका दी। नहीं, वो कोई इतने को 16 साल की कोई दोशीदा नहीं है उसको वर्गला के आप लाए और तो ये फिर आपने निकाह पढ़ा दिया। ही इज ऑन रिकॉर्ड सर, कल उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में ये कहा है। ये मैं किसी और को कोट नहीं कर रही। ये हो सकता है कि वो एक उन्होंने शायद एक टैक्टिक प्ले किया हो कि ऑपोजिशन को शायद उन्होंने ये डिसेप्शन में गए हो कि इनको ना पता हो कि ये रेजोल्यूशन पास कराने के लिए
जा रहे हैं या अदम एतमाद के लिए जा रहे हैं, वो उनके लिए डिसेप्शन हो सकती है, आपके अरकान के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि वंस अगर उन्होंने कहा जब हमारे अरकान जमा हो गए वहां पे ईवान में, तब हमने उनको बताया कि हम आज एतमाद का वोट लेंगे। चले, अगर वो आप उनके अल्फाज के मुताबिक वर्गला के भी लाए हैं और वर्गला के वो बेचारे इतने मासूम थे, तो वो उनको पता ही नहीं था कि कार्रवाई किसकी हो। चले चले वो जैसे तैसे वो आगे आपकी बात मान लेते हैं, इतने धीमे अंदाज में दलील दी है कि मेरा ख्याल है मैं इसको मानने के अलावा मेरे पास सर कोई चारा नहीं है। साबिर बलोच साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है बलोच साहब? जी 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 बिल्कुल आ रही है। सर ये आपने भी गुफ्तगू यहाँ पर सुनी होगी, वो कल खान साहब ने अपने इंटरव्यू में यही कहा है, मैंने तो 2-3 दफा उसको आगे पीछे करके सुना। वो ये कह रहे हैं जी कि हमने अपने लोगों को बुलाया ईवान में और उनको कहा जी कि कोई करारदाद मंजूर करानी, और फिर जब वो पहुंच गए तो कहा कि एतमाद का वोट लेना है। समझ साहब कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ भी है तो फिर क्या हो सकता है? ठीक है, खान साहब ने तो बिल्कुल सही बात की है। देखे ना उसने वो अगर तो हम क्या कह रहे हैं आपको, देखो बात यह है कि शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ये काम उसका नहीं है। ये लोगों ने जबरदस्ती जो ना इन लोगों ने एक शो पीस दिखाया रखा है। इनका ख्याल है कि ये लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, यंग अट्रैक्ट होते हैं, लेडीज अट्रैक्ट होते हैं, फलाने अट्रैक्ट होते हैं। लोग बेचारा 72 साल 73 साल का बंदा है, 72-73 ओल्ड को अभी भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसको एक हीरो कहे या एक जो है ना एक अट्रैक्टिव फिगर है उसको बनाते। पॉलिटिक्स में ये चीजें नहीं चलती, सियासत में ये चीजें नहीं होती। वही तो अफसोस है पाकिस्तान के उन लोगों का कि जो उसकी काल पे आ सकते हैं और उसकी काल पे जो है ना वो सड़कों पे निकलते हैं, या याकूब जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो ये पता नहीं किस चीज से अट्रैक्ट हैं। भाई वो एक इकोनॉमिक्स नहीं है, वो पॉलिटिकल फिगर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। साबिर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, वक्त मेरे पास अब थोड़ा महदूद है। सिद्दीक साहब भी इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ सर कि इमरान खान साहब ने कोई काम सीधे तरीके से करना ही नहीं, यू टर्न लेने हैं। और मजाक में ये आज भी क्रिकेट 11 के कैप्टन हैं, उन्हें सियासत का कुछ पता नहीं है। बल्कि बहुत पहले खुद इनके मौजूदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी ने कहा था इमरान खान को तो सियासत की ABC का भी नहीं पता। तो इसलिए मैं कहता हूं सीखने गए होंगे ओवर द इयर्स, वो पुरानी स्टेटमेंट आप बता रहे हैं चौधरी साहब की। सीखे कुछ नहीं सीखे। अगर कोई सीखे तो नवाज शरीफ साहब ने जब पेशावर का APC आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, मुल्की मफाद की खातिर सबको इकट्ठा किया। इमरान खान ने 126 दिन का धरना देने वालों को अपने दाएं हाथ बिठाया, ऑपरेशन ज़र-ए-अज़म के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा किया। इमरान खान ने अगर कुछ सीखा होता तो जब वज़ीर आज़म थे इस मुल्क की मफाद के लिए सबको बिठाते और कोई इत्तेफाक राय पैदा करे। और अब भी जो सूरत हाल है इसके लिए भी वो कोई सूरत ऐसी निकालते, लेकिन वो नहीं निकाल सकते। वो निकाल से वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद आप लोगों से इस पर बात करती, आप लोगों की राय लेती। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद याकूब साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साबिर बलोच साहब थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर एक ओवरऑल एनालिसिस हमने लेने की कोशिश की है। कुछ स्टेटमेंट्स और भी हैं इमरान खान साहब की जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कल कहीं, जो मैं बात करना चाह रही थी लेकिन वक्त नहीं रहा। प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। अश्विन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।